जय हिंद साथियों। देखिए भाई, पीईटी के लिए हिस्ट्री मैराथन की आज ये आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले जो आपका प्राचीन इतिहास था वो एक मैराथन में कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया था। इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, मध्यकालीन भारत जो कि पीईटी के सिलेबस के अनुसार होगा उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास की, तो भाई मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है भारत पर अरबों के आक्रमण से माना जाता है। ठीक है भाई, अरबों के आक्रमण में अगर हम लोग बात करते हैं, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था। ठीक है, पहला अरब मुस्लिम था जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक ब्राह्मणी वंश कौन था? दाहिर था। इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो 711 ईस्वी में अबैदुल्ला और बुदैल ने आक्रमण किया, परंतु वो विजयी नहीं हुए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से पहले अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत में अटैक किसने किया पहले? तो उनका नाम था अबैदुल्ला और बुदैल था, परंतु ये दोनों सफलता प्राप्त नहीं कर सके। तो भारत पर मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम सफल आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईस्वी में। और जो सिंध के थट्टा प्रदेश पे ये अटैक करता है और वहाँ के राजा दाहिर को पराजित कर देता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगिन ने किया था। और वहीं से जो है आता है कौन? महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी की अगर बात करें तो सुबुक्तगिन का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में वह गजनी के सिंहासन पर बैठा था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो महमूद गजनबी ने भारत पर 1001 से 1027 के बीच 17 आक्रमण किया था। ठीक है, कितना आक्रमण किया था? 17 आक्रमण किया था, जिसमें आप उसका एक आक्रमण बहुत फेमस है। 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ जो आक्रमण था ये इसका 16वां आक्रमण था। ठीक है, और मंदिर से भारी मात्रा में इसने क्या किया था? संपत्ति को लूटा था। इसके आगे देखना, अगर हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में आगे, तो महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण 1027 में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। कहाँ पे किया था? तो भेरा के दुर्ग पर किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी में आप लोग आगे बात करते हैं जो महमूद गजनबी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे जो महमूद गजनबी था, ठीक है, कौन था? महमूद गजनबी था। इसी ने क्या किया था? ध्यान देना, भारत में क्या किया था? तो भाई इन्होंने कई काम किए थे। जैसे अगर बात करते हैं तो भाई दरबारी कवि गजनबी जो था उसके दरबारी कवि जिनका नाम था फिरदौसी, बहकाकी, ठीक है, फिर और उतबी हो गया, अलबरूनी था। ठीक है, इसी के दरबार में रहते थे। जैसे अगर कहा जाए कि भाई फिरदौसी है, एक कौन था? फिरदौसी, इसने क्या लिखा? शाहनामा लिखा। ठीक है, बहकाकी ने क्या लिखा? तारीख ए सुबुक्तगिन लिखा। और एक बात याद रखिएगा, संस्कृत मुद्रा लेख और गजनवी ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, गजनवी ने क्या चलवाए? चांदी के सिक्के। और इसी ने जिहाद का नारा भी दिया था। ठीक है, और इसके दो दरबारी कवि हैं उतबी, इसने दो पुस्तकें लिखा, किताब उल यामिनी और तारीख ये यामिनी लिखा। ठीक है, चलिए, और यही में ध्यान देना, इसी का दरबारी कवि था अलबरूनी, जिसने क्या लिखा? किताबुल हिंद और तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखा। किसने लिखा? तो किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, किसने? अलबरूनी ने।
आगे एक बात याद रखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम शासक यही था, महमूद गजनबी था। ठीक है, याद रखिएगा। महमूद गजनबी के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। किस पे किया था? तो मुल्तान पर किया था। भारतीय सीमा पर और सफल रहा। इस सफलता से गुजरात से कन्नौज में जाना चाहता था ये। ठीक है, इसके बाद 1178 में गुजरात आक्रमण के समय वहां के शासक भीम द्वितीय यानी कि मूल राज ने गौरी को बंदी बना लिया, लेकिन यह बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, बाद में छोड़ दिया था। इस समय के दौरान दिल्ली पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था, जिससे मोहम्मद गौरी के साथ इसकी दो लड़ाइयाँ हुई। कितनी लड़ाइयाँ हुई? दो, जिसको तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर तराइन के पहले युद्ध की बात करते हैं जिसमें गौरी को पराजित होना पड़ता है, ठीक है, और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तो याद रखिएगा, तराइन का जो पहला युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के बीच होता है, सॉरी मोहम्मद गौरी के बीच होता है। तराइन के पहले युद्ध में क्या होता है, तो भाई गौरी जो है पराजित हो जाता है, जबकि तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हरा देता है। इसके पश्चात क्या होता है, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था। हालांकि यहाँ पे कहानी को देखने को मिलता है संयोगिता स्वयंवर को लेके। ठीक है, क्योंकि भाई माना जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड यूपी के कन्नौज के गहड़वाल वंश के जो राजा रहते हैं जयचंद की पुत्री का नाम रहता है संयोगिता, उससे शादी कर लेते हैं उसको उठाकर, यानी कि जबरदस्ती। ठीक है, तो क्या होता है, जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को इनवाइट करता है और मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर जयचंद पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, हरा देता है। और फिर बाद में जयचंद के को भी क्या होता है, मोहम्मद गौरी हरा देता है। ठीक है, चंदावर के युद्ध में। ठीक है, इसके पीछे स्टोरी है। ठीक है, आगे देखनी है, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। आगे देखना, 1026 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस चला गया था, गृह प्रांत की ओर चला गया। रास्ते में कुछ विद्रोहियों ने अचानक हमला कर दिया और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है सल्तनत काल। कौन सा काल? सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो पहला आता है कौन सा आता है? गुलाम वंश आता है। ठीक है, कौन सा आता है? गुलाम वंश, जिसके जो संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वैसे अगर गुलाम वंश के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये माना जाता है 1200 ईस्वी से लेकर के 1290। गुलाम वंश का जो पहला शासक होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। 1206 से लेके 1210 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अगर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो ये है मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो बाद में सेना नायक हो गया था। पहले इसकी राजधानी लाहौर थी और बाद में दिल्ली बनी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। इसके अलावा इसकी बात करें तो ध्यान देना, इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। इसके अलावा अगर कुछ और बातें करें तो इसे ध्यान देना क्या कहा जाता है, तो ऐबक भी कहा जाता है। ऐबक का मतलब क्या होता है? चांद का देवता। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान देने वाला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और भाई अगर बात करते हैं तो ये तुर्क जनजाति का था। ठीक है, कहाँ का था? तुर्क जनजाति का था। चलिए, तो ध्यान देना, इसे
दान प्रवृत्ति के कारण, लाखों का दान देने के कारण इसका नाम लाख बख्श भी था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़ों से गिरकर हो गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश की। किसकी बात करते हैं? इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह, ठीक है, उसका पुत्र आराम शाह सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु आराम शाह अयोग्य शासक बना, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने संभाला शासन। ठीक है, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत सभी सैनिक व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इल्तुतमिश ने चांदी के टका और तांबे की जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित किया। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता की और ऐसा करने वाला वह पहला मुस्लिम शासक था। और उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या किया? चालिसा, ठीक है, क्या किया? चालिका, जिसको तुर्कान ए चिहलगामी कहा जाता है, यानी कि 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था, जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, अहम भूमिका निभाई थी, इसको भी याद रखिएगा। तो भाई तुर्कान ए चिहलगामी और एकता प्रथा किसने चलाया? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली कर लिया था। ठीक है, लाहौर से दिल्ली कर लिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इसने ही क्या कराया? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? रजिया सुल्तान की। 1236 से 1240 इनका टाइम काल माना जाता है। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। सिंहासन बैठते ही रजिया ने कूटनीति से काम लिया और अमीर वर्ग में फूट डाल दी। रजिया ने अबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे अमीर ए आखुर अर्थात अस्सुसाला के प्रधान पद पर नियुक्त किया। ऐसा करने पर उसके जो मतलब गुट रहते हैं, दो पक्षों में बढ़ जाते हैं। एक तो वो जो रजिया के समर्थक थे, दूसरे बहराम शाह को समर्थन देने वाले जो राजा बनाना। इससे कारण क्या हो गया? बहुत विरोध होने लगा रजिया का। रजिया सुल्तान का लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे, क्योंकि वो पुरुषों की भांति पोशाक पहनकर न्याय करती थी। ठीक है, और उसके सामने, महिला के सामने सर कोई झुकाना नहीं चाहता था। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विरोध कर याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को भी क्या किया? बंदी बना लिया था। आगे इसी में बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। इसी बीच क्या हुआ था? इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली तथा भटिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया व रजिया को हराकर उसका वध कर दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं बलबन की बात करते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन की बात करते हैं, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। भाई रजिया के बाद और भी शासक आते हैं, जैसे बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, परंतु ये सब अयोग्य रहते हैं। तो हम लोग बलबन की चर्चा करते हैं। 1266 से 1286 इनका टाइम पीरियड है। चलिए बलबन की अगर बात करोगे आप, तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था और यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। बलबन ने पारसी त्यौहार, ठीक है, नव वर्ष की शुरुआत की और मनाए जाने वाले नवरोज की क्या किया? इसने शुरुआत किया था। पारसी त्यौहार क्या शुरुआत किया? नवरोज का। ठीक है, याद रखिएगा। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा और पाबोस, ठीक है, सिजदा और पाबोस, सिजदा का मतलब क्या होता है? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पाबोस का मतलब पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ऐसी प्रथाएं ये शुरू करता है। चूँकि भाई मुस्लिम धर्म में क्या है? अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो ये एक मुस्लिम होते हुए लोगों को अपने, ठीक है, मुस्लिम
को ही अपने सिजदा करवाता था, जिससे इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है। ठीक है, इसकी अगर और बात करते हैं तो ध्यान देना, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान ए चिहलगामी यानी कि 40 सरदारों का जो ग्रुप था उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। याद रखिएगा, इसके जो दामाद थे, ठीक है, दामाद ने इसे उलुग खां की उपाधि दी थी। ध्यान देना, बलबन को ही उलुग खां की उपाधि मिली थी। बलबन ने, ध्यान देना, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्या, रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। और याद रखिएगा, बलबन अपने आप को देवत्व के सिद्धांत माना था, जिसे स्वयं को जिल्ले अल्लाह कहता था, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि जिल्ले अल्लाह कहता था स्वयं को। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, बलबन ने सैन्य विभाग एक बनाया था, दीवान ए अर्ज बनाया। क्या बनाया, दीवान ए अर्ज। और फारसी त्यौहार जो है नौरोज चलाया। ठीक है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो की बात करें या अमीर हसन की बात करते हैं तो इसी के, ध्यान देना, इसी के दरबार में रहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो आपका क्या है, खिलजी वंश है। क्या है, खिलजी वंश। भाई खिलजी वंश की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 1290 से लेके 1320 तक माना जाता है। खिलजी वंश में जो सबसे पहला शासक रहता है, ध्यान देना, वो कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये ध्यान देना, दास वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। भैया आपने पढ़ा बलबन, बलबन के बाद जो है और भी शासक आए, जैसे कैकुवाद आया, क्यूमर्स आया। बलबन के बाद कैकुवाद आया, क्यूमर्स आया। तो जो अंतिम शासक क्यूमर्स था उसी की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो चलिए हम लोग इनके बारे में देखते हैं। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था, यानी कि हिंदू के प्रति प्रेम भाव था। सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा को हराकर अपान धन अर्जित किया और अंततः धोखे से अपने चाचा की हत्या करवा दी। चलिए, तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको कुछ और फैक्ट बताते। जैसे देखना, यह सबसे वृद्ध शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे वृद्ध शासक था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और इसका राज्याभिषेक किलोसरी के महल में हुआ था 70 वर्ष की आयु में। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी अभियान पर भेजा और इसने यादव, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने यादव वंश रामचंद्र देव को हराया। अलाउद्दीन के पिता शिहाबुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन ने खिलजी वंश को सबसे पहले, ठीक है, ले गया। ठीक है, अलाउद्दीन ने खिलजी वंश को सबसे पहले ले गया। आगे देखना, बहुत पैसा वहाँ से ये लूटा था दक्षिण भारत अभियान से और सोचा अब मैं राजा बनने लायक हूँ, मेरा बूढ़ा चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद शासक बन जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी का अंत होता है और इसके बाद कौन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। चलिए, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी पे एक दृष्टि डाल लेते हैं। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं टाइम पीरियड, तो भाई 1296 से 1316 माना जाता है। ठीक है, लगभग 20 वर्ष माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 से 67 में हुआ था। 1290 में जलालुद्दीन ने उसे आमीर ए तुजुक पद प्रदान किया था। ठीक है, और यह अलाउद्दीन जो खिलजी है ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल होती थी और उसने 19 जुलाई 1920 ईस्वी को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हथिया लिया था। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, जिसे उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यानी कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक काफूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मलिक काफूर को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए,
आगे हम लोग बात करते इसी में अगले पॉइंट की। तो भाई अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका लहराया था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। उसने भूमि उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारित किए तथा भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा भी चलाई थी। गिरी कर, घरी कर, चारागाह कर और चरी कर भी इसने ही लगाया था। राजस्व एकत्र करने के लिए दीवान ए मुस्त खराज नामक अधिकारी की नियुक्ति भी इसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी निर्धारित किए थे। तो भाई इसके कई सारे मतलब नाम है, ठीक है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली तथा गुरसब था। क्या था? अली तथा गुरसब था। इसने रामत्व का सिद्धांत अपनाया, विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, राजस्व कर व्यवस्था चराई कर हो गया और घड़ी कर लगाया, ठीक है। और इसने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भूमि नापकर कर लगाना शुरू किया, ठीक है। इसके अलावा मुस्त खराज और दीवान ए मुस्त खराज बिघा भी ये बनाया था। सैनिक सुधार, बाजार व्यवस्था, ठीक है। और याद रखिएगा इसे ही सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, ठीक है। और इसी के समय ध्यान देना जो पद्मावती हैं, महारानी पद्मावती और जो महाराजा रतन सिंह है, ये सारी स्टोरी इन्हीं के समय की है। और मलिक मोहम्मद जायसी जिसने पद्मावत लिखा वो इन्हीं से समय से मतलब इन्हीं के समकालीन थे। चलिए आगे जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? तुगलक वंश आता है। कौन सा आता है? तुगलक वंश। 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी का माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का प्रथम शासक होता है। अगर बात करते हैं तो खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खिलजी की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो यह तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका असली नाम गाजी मलिक था। इसने जनता के साथ उदार व्यवहार किया था। इसने सिंचाई के साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है, तथा अकाल संहिता भी लगाया था, ठीक है, निर्माण कराया। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान देना सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मतभेद था। तुगलक ने कहा जिस दिन दिल्ली आऊँगा तुम्हें मारूंगा। तो औलिया ने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। क्या कहा? हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने घोड़ा दागने, चेहरा दागने, हुलिया दागने आदि का जो है प्रचलन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना। अगला जो शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका वास्तविक नाम जूना खां था। क्या था? जूना खां था। इसका वास्तविक नाम क्या था? जूना खां था। और अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई इतिहास में याद रखिएगा एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इसने अपने जीवन काल में 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो विफल हो गए, जैसे कर वृद्धि, राजधानी स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान और करचिक अभियान। भाई जब वो कर वृद्धि करता है तो उसी वर्ष सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता है, जिससे वो है कर वृद्धि असफल हो जाता है, ठीक है। तो भाई अकाल और प्लेग के कारण जो है इसका कर वृद्धि असफल हो जाता है। राजधानी परिवर्तन की बात करते हैं तो भाई दिल्ली से देवगिरी, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा तो सोना, चांदी, तांबा आदि। खुरासान अभियान मध्य एशिया, ठीक है। तो भाई कराची अभियान कुमायूं पहाड़ियों में। ये पांचों का पांचों सफल रहा। ये सबसे पढ़ा लिखा एवं मूर्ख पागल शासक था, ठीक है।
उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना भी किया था, ठीक है। पागल, स्वप्नशील, रक्त पिपासु भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील शासक कहा है। उसके अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था और विजय नगर, बहमनी, मदुरई आदि स्वतंत्र राज्यों की घोषणा हो गई थी। इब्न बतूता ने भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित सफरनामा या इसी को रहला नामक पुस्तक लिखा था। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो रहला नामक पुस्तक किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा, ठीक है। किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना इसी के बारे में। इतिहासकार लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे ने उस्र और जकात को छोड़कर सभी कर क्या किया था? समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो भाई मोरक्को का एक यात्री कौन था? इब्न बतूता इसी के समय आया था जिसने रहला नामक क्या लिखा? पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट जो आता है उनका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। इनका जो टाइम पीरियड है 1351 से लेके 1388 है। यह एक उदार शासक था और उसने उलेमा वर्ग की सलाह मानते हुए धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया तथा सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। उसकी शासनकाल में सेना में भ्रष्टाचार फैल गया था। फिरोज शाह ने अपने आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता। अभी आपने कहा कि भाई सिकंदर ए शानी, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और भाई सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह ने हिसार यानी कि हरियाणा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह, कोटला, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना भी किया था। इसके अलावा देखना अगर हम लोग बात करते हैं, वह मेरठ टोपर स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली ले गया तथा फिर नई राजधानी फिरोजाबाद में स्थापित की। इसने दासों के लिए नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की और लगभग इसके पास 1,80,000 गुलाम थे। उसने गरीब महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की भी स्थापना की। किसने? तो भाई आपका वो था फिरोज शाह तुगलक। उसने निर्धन वर्ग की निःशुल्क चिकित्सा हेतु खैराती अस्पताल दारुल सफा की भी स्थापना की। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही की भी रचना की थी। इसके अलावा देखना फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, जैसे कहा जाता है कि भाई उसने हिंदू को जिम्मी कहा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक है। और याद रखिएगा सिंचाई कर लेने वाला पहला शासक था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपका आता है फिरोज शाह तुगलक के बाद देखना कुछ और इसने कार्य किया। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं कुछ और कार्य इसने क्या क्या किया, देखिए जैसे इसने और क्या क्या किया, जैसे तारिक ए फिरोज शाही, इसी के समय एक बरनी लेखक था तारिक ए फिरोज शाही, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दारुल सफा, लोक निर्माण विभाग, 300 लगभग 300 नगर, 5 नहर, तालाब, कुआं आदि को क्या किया? ये बनवाया था। इसके अलावा 24 करों को समाप्त कर ये इसने 4 कर लगाया, खम्स, खराज, जजिया, जकात, ठीक है। खम्स, खराज, जजिया और जकात 4 कर इसने लगाया था, ठीक है। चलिए आगे जो हमारा आ जाता वो है सैयद वंश। कौन सा है? सैयद वंश। भाई सैयद वंश की अगर बात करते हैं इसकी स्थापना खिज्र खां ने किया था। किसने किया था? खिज्र खां ने किया था, ठीक है। चलिए
खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने रैयत ए आला, ठीक है, किसने, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। उसने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम उत्तीर्ण करवाया। वह अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। मुबारक शाह के शासनकाल में यहाँ बिन सरहिंदी ने प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही लिखी। खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह अयोग्य थे, जिससे बहलोल लोदी को मौका मिला, जिसने लोदी वंश की क्या किया, स्थापना किया। क्या किया, लोदी वंश की स्थापना किया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लोदी वंश। तो भाई लोदी वंश की अगर बात करते हैं तो 1451 से 1526 टाइम काल माना जाता है। बहलोल लोदी जो इस वंश का पहला शासक होता है, इसने जौनपुर के सरकी राज्य को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। उसने बहलोल सिक्के भी चलाए थे। वह राज दरबार में सिंहासन पर ना बैठकर अपने दरबारियों के बीच में बैठता था। कहाँ पे बैठता था, तो भाई अपने दरबारियों के बीच में बैठता है। अब भाई आगे अगर हम लोग बात करते हैं जो बहलोल लोदी है उसके बारे में कुछ और बातें, तो याद रखिएगा बहलोल लोदी अफगान मूल का था। यह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था, ठीक है। इसने सरहिंद के एक सुनार की बेटी से शादी भी किया था। चलिए आगे अलावा हम लोग बात करते हैं तो अगला जो शासक आता है, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो 1489 से लेके 1517 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी, ठीक है, गलरुखी या गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता रहता था। और सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था, निजाम खान था। क्या था, निजाम खान था। ये आप याद रखिएगा। चलिए सिकंदर लोदी के बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा है, इब्राहिम लोदी है। कौन आता है, इब्राहिम लोदी। तो 1517 से इसका टाइम काल माना जाता है 1526 ईस्वी माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत अथवा लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी ने दरबार के शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति अपनाई, जिससे वह अलोकप्रिय हो गया था। 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया और दिल्ली सल्तनत का काल यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे हम लोग बात करते हैं तो ध्यान देना, जो इब्राहिम लोदी है यह अंतिम शासक होता है दिल्ली सल्तनत का। और पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता और मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। चलिए तो आगे हम लोग सल्तनत कालीन स्थापित कला के चर्चित पुस्तक की बात कर लेते हैं। जैसे ध्यान देना, तो क्या क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो पहला देखना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि भारत का पहला मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ये दिल्ली में, यानी कि सारा का सारा दिल्ली में ही है, ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह का मकबरा फिरोज तुगलक ने, बहलोल लोदी का मकबरा बहलोल लोदी ने, मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ हुआ ने। और सारा का सारा कहाँ है, तो आपका दिल्ली में ही पड़ता है। तो भाई लोदी वंश के बाद जो है, लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर पानीपत, जो कि 1526 में होता, 21 अप्रैल 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया और मुगल वंश की स्थापना करता है। तो भाई पहला जो शासक आता है वो कौन आता है, बाबर आता है। कौन आता है, बाबर। भाई बाबर की अगर हम लोग व्यवस्था बात करें तो ये फरगना का, ठीक है, कहाँ इसका जन्म हुआ,
तो भाई फरगना में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए चलिए तो हम लोग बाबर की बात कर लेते हैं अब लोग। तो बाबर का जन्म 24 जनवरी 1483 को कहाँ, 24 जनवरी 1483 को कहाँ पे हुआ था, तो फरगना में हुआ था। कहाँ पे, फरगना में हुआ था। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भाई बाबर है यही क्या था, तो ये संस्थापक था मुगल वंश का। ठीक है, कहाँ का संस्थापक था, तो ये मुगल वंश का संस्थापक था। तो 24 फरवरी, ध्यान देना 24 नहीं रहेगा, ये गलत लिखा है, ये आपका रहेगा 14 फरवरी रहेगा। क्या रहेगा, 14 फरवरी। ठीक है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश मुख्यतः चगतई तुर्क थे। कौन थे, चगतई तुर्क थे। इसके पिता का नाम शेख उमर मिर्जा था। ठीक है, और माता का नाम कुतलुग निकार खानम था। ठीक है, पिता इसके तुर्क थे, माता इसकी मंगोल थी। ठीक है, और दोनों मिल के बनाते क्या, मुगल वंश। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया एवं मुगल वंश की नींव रखा था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दिया गया। खानवा का युद्ध 1527 में जो कि होता है, इसी में बाबर ने क्या किया, गाजी की उपाधि धारण किया और इन्होंने क्या किया, राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। 1528 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। बाबर को मुबैयाम नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो भाई बाबर से रिलेटेड आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिया। इसके अलावा ध्यान देना, जो चंदेरी का युद्ध है 1528, इसमें क्या हुआ, बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, किसमें, मेदिनी राय को पराजित किया। और घाघरा के युद्ध में बात करें तो भाई बाबर ने अफगानी शासक इब्राहिम लोदी, ये मेदिनी राय नहीं रहेगा। ठीक है, 1528 में बाबर ने क्या किया था, तो इन्हें क्या किया, मेदिनी राय, सॉरी हाँ सही है, चलिए एक मिनट। 1528 में बाबर ने क्या किया, तो राजपूत सरदार मेदिनी राय को पराजित किया। परंतु ये घाघर का नहीं होगा, ये होगा चंदेरी का युद्ध होगा। क्या होगा, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ और बाबर ने अफगानी शासक इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद आता है कौन, तो याद रखिएगा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की बात करते हैं हम लोग। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड है 1530 से 1540 माना जाता है और ये बाबर का ही पुत्र है। ठीक है, बाबर के अगर पुत्रों की बात करते हैं तो कामरान, अस्करी, हुमायूं, हिंदाल। अस्करी, कामरान, हुमायूं, हिंदाल। ठीक है, तो इसी में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान देना, हुमायूं की बात करते हैं। तो नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, आगरा के सिंहासन पर बैठा था। चलिए हुमायूं के बारे में अगर हम लोग और बातें करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज 3 भाइयों कामरान, अस्करी व हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ, इस युद्ध में शेर खान विजयी रहा। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में हुआ। शेर खान ने हुमायूं के बीच में हुमायूं को पराजित और शेर खान ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित किया और पुनः दिल्ली पर क्या किया, कब्जा कर लिया था। 1 जनवरी 1556 को शेर मंडल में स्थित
दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था, नामक ग्रंथ की रचना करती है। हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने दिल्ली में मकबरा बनवाया। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाता है सूरवंश, यानी कि शेरशाह सूरी आ जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। क्या था? फरीद खां था। शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान मुल्तान मोहम्मद बरार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि थी, ठीक है। शेरशाह ने जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि पेशावर से कलकत्ता तक जाता, इसका निर्माण करवाया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही किया था। इसके अलावा याद रखिएगा रोहतासगढ़ का किला, किला एक कुन्न और शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। पाटलिपुत्र का नाम पटना किया, किसने? शेरशाह सूरी ने ही किया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। उसने पद्मावत की रचना शेरशाह के समय में ही किया था। शेरशाह ने चांदी का रुपया, तांबे के दाम, सिक्कों का प्रचलन भी करवाया था, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में पड़ेगा, पानी की झील के मध्य में स्थित है। शेरशाह ने भूमि नापने के लिए 32 अंक वाल सिकंदरी गज या गज ए सिकंदरी की शुरुआत भी किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो अगला आता हमारा कौन है? अकबर। अकबर की अगर आप बात करोगे तो 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। बैरम खां इनका संरक्षक था। पानीपत का जो द्वितीय हुआ अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को क्या किया? पराजित किया था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 1576 में हुआ, जिसमें मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी अकबर का हुआ विजय हुआ था। आगे बात करें अकबर ने क्या किया? 1582 में दीन ए इलाही यानी कि तौहीद ए इलाही धर्म चलाया और 1575 में इबादत खाना भी बनवाया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक वीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। सूफी मत में आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया और सलीम चिश्ती उसके समकालीन भी था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। कौन थे? तारसेन। इसने अकबर ने कंठाभराली बिलास की उपाधि प्रदान की थी। एक और है अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में भूमि सुधार व्यवस्था दहसाला बंदोबस्त की भी लागू की थी, ठीक है। किसकी? दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुलसमद दसवंत एवं वसावंत थे। कौन थे? अब्दुलसमद दसवंत और वसावंत थे। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने मनसबदारी प्रथा भी प्रारंभ की थी। अकबर ने आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुलह कुल उत्सव भी मनाना शुरू किया था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अबुल फजल, वीरबल, तानसेन, टोडरमल, मान सिंह, हकीम खां, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा और फैजी थे, ठीक है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पे देखना अकबर ने झरोखा दर्शन
तुलादान, पायपोश जैसी परंपराओं को आरंभ किया। अकबर के कार्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। इसके अलावा नकीब एवं अब्दुल कादिर भी शामिल थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी कि आगरा में जहांगीर द्वारा निर्मित है। अकबर ने आगरा में लाल किला, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद व लाहौर का लाल किला भी बनवाया था। अकबर के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है जहांगीर। जहांगीर की अगर आप बात करोगे तो जन्म इसका 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने इसका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। किसके नाम पे? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी 5 पत्नियां थी। ठीक है, मानबाई, जगत गोसाई, रुखसाना बानो और सलमा बानो और नूरजहां। ठीक है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ठीक है, इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ की विजय के बाद राणा अमर सिंह से मेवाड़ की संधि की थी। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, के साथ जहांगीर का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि भी दिया था। इसके अलावा याद रखिएगा, नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में ही कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भी आए थे। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को क्या किया था? शरण दिया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शाहजहां की। 1627 से 1657 इनका टाइम काल माना जाता है। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ, जिसे शाहजहां ए मलिका जमानी की उपाधि प्रदान की थी। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने विश्व के 7 आश्चर्य में से ताजमहल का क्या किया? निर्माण कराया। आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसके अलावा मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया और शाहजहां के समय काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने इस 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। अन्य पुत्र शुजा, औरंगजेब व मुराद थे। ठीक है, चलिए आगे इसी में हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे। तो भाई शाहजहां की 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा एवं गोहन आरा थी। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा मयूर सिंहासन, रेशमा बाग आदि चीज़ों का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद जो शासक आता है औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। 1658 में गद्दी पर बैठा। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन एवं नवरोज को क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया और इसने जजिया कर पुनः लगा दिया। बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया। दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता किसे? बीबी के मकबरे को।
इसके अलावा देखना, औरंगजेब ने दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की। 5वें गुरु की हत्या तो भाई अर्जुन देव थे। 5वें गुरु की हत्या किसने करवाया? तो जहांगीर ने। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। जाट जाति का प्लेटो सूर्य महल को कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं तो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, मराठों का उत्कर्ष होता है। मराठों के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शिवाजी थे। उनका जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एवं माता जीजाबाई एवं पत्नी तुकाबाई मोहिते और साईबाई नेमांगर थे। ठीक है। उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी पर गुरु रामदास की काफी प्रभाव पड़ा था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा सूरत को 1664 में अधीन किया था। अब यहाँ पे देखना, शिवाजी की क्या होती है? पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में। मुगल सूबेदार महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य में हुई थी क्या? पुरंदर की संधि। शिवाजी को अंग्रेजों ने, ठीक है ध्यान देना, शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया। शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक 1674 में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसके अलावा ध्यान देना, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना में हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। अकबर के समय 9 रत्न थे और शिवाजी के समय क्या थे? अष्ट प्रधान, जिनमें उनके 8 प्रमुख मंत्री होते थे। मराठा कराधान प्रणाली में चौथ और सरदेशमुखी 2 महत्वपूर्ण कर थे। तो भाई चौथ और सरदेशमुखी किसके समय में था? तो शिवाजी के समय में। शिवाजी के पागा नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलेदारी अस्थायी घुड़सवार थे। पागा क्या थे? तो घुड़सवार सैनिक थे और सिलेदार अस्थायी घुड़सवार थे। इसके अलावा याद रखिएगा, शिवाजी ने भूमि नापने के लिए काठी मानक छड़ी को आरंभ किया था। इसके पश्चात क्या होता है? सिख धर्म का उदय होता है। भाई अगर बात करें तो सिख के 10 गुरुओं की बात कर लेते। पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ की रचना की। दूसरे हैं अंगद देव, तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? गुरुमुखी लिपि का जनक। तीसरे गुरु आते अमरदास, धर्म प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किया था। रामदास अमृतसर की स्थापना किया सिख के चौथे गुरु रामदास ने। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया और इनकी हत्या किसने किया? तो भाई जहांगीर ने। ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना। अगले जो गुरु आते हैं कौन से? 6वें नंबर के गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू जाति में बदला। इसके बाद गुरु हर राय आते हैं, उत्तराधिकार युद्धों में भाग लिया। गुरु हरकिशन आते हैं, अल्प आवश्यक अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, इस्लाम कबूल ना करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दिया था। और सिखों के 10वें गुरु जो आते हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो भाई इसके बाद आपका क्या होता है? मॉडर्न इंडिया क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो भाई यहाँ पे आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि पीईटी के सिलेबस के अनुसार था आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलें। तो भाई इसके बाद जो अगला मैराथन आपका आएगा वो आएगा मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बाद एक और मैराथन आएगी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट कराया जाएगा। तो भाई हाँ, अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई आप टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भाई आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी।
तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।